हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो हैं जो हिंदी मीडियम के लेक्चर्स कर रहे हैं उसका तीसरा लेक्चर हमारा होगा। तो ये इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस बार सीबीएसई के 2025 यानी इसी बार जो बोर्ड में पेपर क्वेश्चन आया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको जरा हम डिस्कस करेंगे। अब तो सीबीएसई के जो फिजिक्स का पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा हो गया है। इवन कि अगर हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जेई और नीट के, तो उससे भी बहुत, उसके लेवल से भी कुछ क्वेश्चन तो ऐसे लगते हैं कि उसके लेवल से भी बहुत ऊपर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक हमारे सामने है, मैंने अभी लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं आपको बता दूंगा और वीडियो में उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन का डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाया गया। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तीन आवेश हैं, एक q1 है, एक q2 है और एक q3 है। ओके, ये तीन आवेश हैं हमारे पास। q1 और q2 के बीच की दूरी r है, q1 और q2 के बीच की दूरी r है, और ये जो q2 q3 है, q2 और q3 इनके बीच की दूरी भी r है। तो एक ग्राफ खींचा गया है, एक नक्शा खींचा गया है f और 1/r² के बीच में। ध्यान दीजिएगा, f और r² के बीच में नहीं, f और 1/r² के बीच में एक नक्शा खींचा गया है, एक ग्राफ खींचा गया है। तो जब q1 q2 को लेके चलते हैं, जब q1 और q2 को साथ लेके चलेंगे जिनके बीच की दूरी r है, तो यदि f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये वाला ग्राफ। ओके, ये वाला ग्राफ यहां पर। फिर इसी तरीके से q2 और q3 के बीच में भी डिस्टेंस कितनी है, r है। तो जब f और 1/r² के बीच में ग्राफ बनाया जाएगा q2 q3 के लिए, तो ग्राफ आपको ये वाला दिखेगा, ये जो ग्राफ यहां पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि जो q2 की जो वैल्यू है, जो q2 की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ये दिया गया है कि q2 की वैल्यू पॉजिटिव है, q2 की वैल्यू पॉजिटिव है। और परिमाण के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो q2 की वैल्यू न्यूनतम है, q2 की वैल्यू न्यूनतम है। परिमाण की बात इसलिए भी की गई है क्योंकि भाई अब ये तीन आवेश हैं q1 q2 और q3, तो चलिए इन्होंने कह दिया कि q2 भैया पॉजिटिव है, हो सकता है कि q1 नेगेटिव हो सकता है q1 नेगेटिव हो या फिर q3 नेगेटिव हो, इसलिए इन्होंने सिर्फ परिमाण की बात की है, मान की बात की है कि q2 वैसे पॉजिटिव है और q2 का जो परिमाण है, परिमाण मतलब सिर्फ वैल्यू, और वैल्यू सबसे कम है। इसका मतलब है अगर हम तीनों आवेशों में देखेंगे q1 q2 और q3 में सबसे कम वैल्यू जो है वो किसकी है, सबसे कम वैल्यू जो है वो q2 की है। हालांकि वो पॉजिटिव है, अगर मान के चलो q2 की वैल्यू मान के चलो नेगेटिव भी होती तब भी हम परिमाण की बात करते, परिमाण में सिर्फ वैल्यू ली जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी की वैल्यू -5 है तो उसका परिमाण सिर्फ 5 लिया जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ 5 ली जाएगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। ओके, ये चीज आपको ध्यान देनी है। अब आपसे ये पूछा गया है कि मतलब इन तीनों आवेशों में इन चार, ये जो चार हमारे पार्ट हैं ए बी सी डी, इन पार्ट में से कौन सा पार्ट जो है वो करेक्ट होगा। मतलब सबसे कम वैल्यू जो है वो किसकी है, सबसे कम वैल्यू जो है वो q2 की है, सबसे कम वैल्यू जो है वो q2 की है। और q2 के बाद फिर कौन आएंगे, q3 आएंगे कि q1 आएंगे, ये चीज हमको यहाँ पर पूछी है और एक इस तरीके से डिफरेंट ऑप्शंस बनाएंगे। तो एक बात तो कंफर्म है, चूंकि q2 का परिमाण सबसे कम है तो या तो ऑप्शन ये सही होगा, देखिए q2 इज लेस देन q3 यानी q3 बड़ा है, और q3 इज लेस देन q1 यानी q1 इससे बड़ा है। तो यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, यानी कि इन दोनों ऑप्शन में से ही हमारा कोई ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि सिर्फ परिमाण की बात की है बेटा, चिन्ह की बात नहीं कही है। माइनस प्लस की वैल्यू सिर्फ उसकी मान, अगर कोई -5 दिए तो उसका फिर 5 लेंगे। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, q1 और q2 के बीच में डिस्टेंस r है और q2 q3 के डिस्टेंस भी r है। देखिए यहां पर आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं कि अगर आप ये देखें, जैसे अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ये और ये इस तरीके से एक जब लाइन जाती है, इस तरीके से जब लाइन जाती है तो किन्हीं दोनों एक्सिस पे, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y mx, y mx। ओके, तो चलिए अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, अब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखिए, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर। आप जानते हैं कि भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है F k की वैल्यू आप जानते हैं 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट है इसलिए हम लोग k लिख दे रहे हैं, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो
अब ये ग्राफ किस किस के बीच बनाया गया? ग्राफ बनाया गया है f और 1/r² के बीच में, ठीक है। तो इस f को आप किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं? y की तरह। और ये 1 जो ये पूरा r² है ना, इसको आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, इसको x की तरह, सॉरी मतलब इसको, हाँ इसको जो है आप x की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये अगर हम देखेंगे, ये f हो गया और ये जो 1/r² है ये f हो गया और k q1 q2 into 1/r²। तो इस f को हम लोग क्या मान लेंगे? y। तो ये जो पूरी जो वैल्यू हो जाएगी ये m की हो जाएगी स्लोप के, और ये 1/r² हमारा हो जाएगा, 1/r² हमारा हो जाएगा किसके बराबर? x के बराबर। इससे ये पता चलता है कि भाई ये तो चलिए y हो गया, ये x हो गया, लेकिन ये चीज जो है q1 q2, मतलब वो q1 q2 भी हो सकता है, वो q2 q3 भी हो सकता है। अभी हमने फॉर्मूले में इस तरीके से लिखा है। तो इसका मतलब है ये किसको, ये यानी कि जो पूरा एक्सप्रेशन है k q1 q2 ये किसको डिनोट करेगा बेटा? प्रवणता को, स्लोप को, लाइन के तिरछापन को डिनोट करेगा। अब आप ये देखिए, इस लाइन में ये एक लाइन हमारे पास है और एक लाइन ये हमारे पास है। कोई भी समझ जाएगा कि इसका एंगल ज्यादा है। मान के चलो ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2, तो कोई भी समझ जाएगा कि θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा है, θ1 की वैल्यू θ2 से ज्यादा है, यानी कि इसका तिरछापन ज्यादा है, यानी कि इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप होगा ज्यादा होगा। इसका मतलब, और हमें ये पता चल गया कि जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू ये हो रही है यहाँ पर k q1 q2। तो इससे पता चलता है चूंकि इसका स्लोप ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं k q1 q2, ये जो हमारा k q1 q2 है इसकी वैल्यू ज्यादा है k q2 q3 से, क्योंकि जो इसकी जो प्रवणता है वो हो जाएगी k q1 q2, क्योंकि इसको हमने y माना है, इसको 1/r² को x माना है, तो बाकी जो बचा है वो प्रवणता है। तो चूंकि इसका तिरछापन ज्यादा है तो इसकी प्रवणता ज्यादा होगी, यानी कि स्लोप ज्यादा होगा। तो इसकी जो प्रवणता हो जाएगी वो k q1 q2 हो जाएगी। और अगर हम इसी तरीके से q1 q2 ना लेके q2 q3 ले तो उसके रेस्पेक्ट में जो प्रवणता हो जाएगी k q2 q3 हो जाएगी। तो यहां से बहुत सिंपल सी बात है, k और k दोनों तरफ से कट जाएंगे। अब बताइए ये q2 है बेटा, तो q2 से q2 भी कट जाएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि q1 की वैल्यू q3 से ज्यादा है, यानी कि q1 बड़ा है q3 छोटा है। अब आप देख लीजिए, ये जो a ऑप्शन है या जो d ऑप्शन है, इसमें q1 बड़ा होना चाहिए, q1 बड़ा होना चाहिए। अगर हम यहां पर देखें, इस वाले ऑप्शन को देखिए, इस वाले q3 इज लेस देन q1, यानी q3 छोटा है q1 बड़ा है। अगर हम इसको वैसे उल्टा लिख दें, मान के चलिए, वैसे नहीं समझ में, ऐसे मान लीजिए कि इसका मतलब है q1 अगर q3 से बड़ा है यानी कि q3 q1 से छोटा है। तो q3 q1 से छोटा है यानी कि ये वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि q2 तो पहले ही सबसे छोटा था, अब q3 और q1 में ही जंग है भाई कि q1 बड़ा है कि q3 बड़ा। तो यहां से ये पता चलता है इसका स्लोप ज्यादा है, इसी से पता चलता है कि q1 बड़ा है या फिर q3 q1 से छोटा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ये ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 2025 में जो क्वेश्चंस आए थे सीबीएसई बोर्ड में, उनका लेवल बहुत अच्छा है, यानी कि आपको फिजिक्स के साथ साथ सिंपल मैथमेटिक्स और आपकी सोचने की जो शक्ति है, सोचने की जो क्षमता है, उसको बेहतर करना है। फॉर्मूले को ग्राफ से कैसे रिलेट करें, ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।